नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। टीजीटी पीजीटी इस विषय के लिए मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूँ, जिसमें कला विषय मेरा है और मैं आपको कला के जो तथ्य हैं, जो उसकी मुख्य बिंदुएं हैं, मैं उस पर आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। जिसमें मेरा आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मनुष्य धीरे धीरे विकसित हुआ, उन सब पे मैं थोड़ी सी आपको मुख्य बिंदुओं पे एक चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा ये विकास, जो मनुष्य का विकास क्रम हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे वो विकसित होके कहाँ तक पहुँचा। तो कह सकते हैं कि जब पृथ्वी एकदम एक गर्म गोला थी, एक कह सकते हैं दहकता हुआ एक आग का गोला थी, और सूर्य जो बताया जाता है वही उत्पत्ति का कारक माना जाता है। तो सूर्य जब इस पृथ्वी पे उसकी अग्नि बहुत तेज़, बहुत हाई कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ आप तक पहुंच रही थी, तो यहाँ पे विकास होना असंभव था। लेकिन धीरे धीरे बताया जाता है कि पृथ्वी ठंडी हुई और यहाँ पे छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हुई, जिसमें हम उसको कई तरह से कई भागों में बांट सकते हैं। तो बताया जाता है कि आज से लगभग अरबों वर्ष पहले, जैसे कहा था 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले, छोटे छोटे जीवों की यहाँ पे उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उसमें कहते हैं सिवार, स्पंज, एक कोष्ठ जो कहते हैं, एक अकशेरुकी, एक कशेरुकी कुछ कहते हैं, एक कोष्ठक, ऐसा आप लोग जो साइंस के स्टूडेंट विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि उसमें धीरे धीरे विकास हुआ और ये विकास आगे बढ़ता गया, जिसमें बताया जाता है कि इसको 3 एज में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है आपका एजोइक युग, जिसमें कहा जाता है कि वो एक कोष्ठक जीव थे। दूसरा जब शुरुआत होती है, दूसरे युग, उसको एरा में रखा गया है भाग में, जिसमें उसे कहा जाता है पेलोजोइक युग। इसमें स्पंज, सिवार और कुछ रेंगने वाले जीव जंतु पैदा होना शुरू हो गए। तीसरे में बोला जाता है मेसोजोइक युग, जो कि धीरे धीरे, इसमें मनुष्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे जीव जो है, जिसमें सरीसृप वर्ग आना शुरू हो गए हैं और कुछ जंगलों का निर्माण शुरू हो गया, कुछ विशालकाय वृक्षों का निर्माण शुरू हो गया। तो इनका विकास धीरे धीरे मेसोजोइक युग में होना शुरू हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट इरा में, जिसे कहा जाता है कि सीनोजोइक युग। इसमें मनुष्य का कह सकते हैं प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया, जो वन मानुष हमें कहते हैं, आदि मानव कहते हैं। ये धीरे धीरे इस युग में डेवलपमेंट होना इनका शुरुआत हो गया, और आज जैसा हम विकसित रूप में आपके सामने दिख रहे हैं मनुष्य रूप में, पहले हम आदि मानव या वन मानुष के रूप में जंगलों में, गुफाओं में निवास करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उन्हीं का विकसित रूप आज हम आपके सामने समक्ष, जो मनुष्य जाति दिखाई दे रही है, वो सब मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि अब कला का विकास जानवरों ने तो नहीं किया था। हाँ, जानवर उसके माध्यम बने थे, आपके विषय वस्तु के माध्यम बने थे। तो कह सकते हैं कि आप मनुष्य ने जो डेवलपमेंट शुरू किया, जैसा उसका धीरे धीरे प्रकृति के द्वारा विकास हुआ, उन सब में विकास क्रम कैसे सनई गति से आगे बढ़ा, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हमारे इस पृथ्वी पे मानव जाति का उद्भव होना शुरू हो गया था, और उसी क्रम से ही मनुष्य कह सकते हैं कि थोड़ा कला क्रम की तरफ भी अग्रसर होना शुरू हुआ। अब हम आते हैं कि मनुष्य जब इस पृथ्वी पे आया और उसने अपना जीवन यापन कह सकते हैं कि जंगलों में, गुफाओं में रह के व्यतीत करना शुरू किया,
और उन सब जगहों पे जब उसने अपने कह सकते हैं कि रेखा चित्रों का प्रादुर्भाव किया या एक डेवलपमेंट करना शुरू किया, तो वो पहला जो उनका आधार बना था वो था गुफा की दीवारें थीं, उसकी छत थी और कुछ इस पत्थर जो स्टोन होते हैं उस पे वो निर्माण करना शुरू किया था। इन सब चीज़ों को अगर हम बांटें तो हमको लगता है कि इसे भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें हम मुख्य रूप से इसे 3 भाग डिवाइड करते हैं, जिसमें हम कहते हैं पुरापाषाण काल। इसे हम कह सकते हैं पत्थरों का काल था, जिसमें पत्थरों पे मनुष्य जो है निर्माण कर रहा था और पत्थरों से ही वो अपने हथियार बना रहा था और हड्डियों से भी वो कहीं कहीं उसका प्रयोग करता था, जैसे जानवरों की हड्डियों का भी। तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं मेगालिथिक एज या पुरापाषाण काल। इसमें पूरी तरह से मनुष्य अनगढ़, बेडौल, पत्थरों का और हड्डियों का निर्माण कर रहा था और इसी से वो शिकार करता था और इन्हीं पे चित्रकारी भी करता था। तो मनुष्य कह सकते हैं कि मेगालिथिक जो एज थी या पुरापाषाण काल था, इसमें वो पत्थरों का और हड्डियों का यूज करना, प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब मेगालिथिक के बाद डेवलपमेंट हुआ इनका और थोड़ा सा। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेगालिथिक का जो एज था, जो टाइम था, वो पीरियड भी उन लोगों ने, हमारे आज के विद्वानों ने उसको डिवाइड किया है। वो था 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व। इस समय हम इसे मेगालिथिक एज में रखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ। पुरापाषाण काल, इसकी जो टाइम पीरियड रहा है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में मैंने बताया है कि वो पत्थरों, अनगढ़ बेडौल पत्थरों से ही वो अपनी आकृतियों का निर्माण करते थे और इनसे शिकार भी करते थे। जानवरों को, ये जो हिंसक पशु होते थे, जानवर होते थे, जिनसे इन्हें डर लगती थी जंगलों में, तो उसको मारने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे पत्थरों का निर्माण करते थे या हड्डियों का निर्माण करते थे, उससे अपनी सुरक्षा करते थे। उनको औजार के रूप में पहला प्रयोग उन लोगों ने शुरू किया और इसे मेगालिथिक एज भी इंग्लिश में कहेंगे, बट हिंदी में आपको इसे पुरापाषाण काल के रूप में समझना होगा। नेक्स्ट जो आता है एज, उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसे मध्य पाषाण काल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके बाद नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के नाम से हम मध्य पाषाण काल के बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसको हम रखते हैं। तो मध्य पाषाण काल में जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, इसे हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। इसमें भी पत्थरों का प्रयोग किया इन लोगों ने, हड्डियों का प्रयोग किया इन लोगों ने, और कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड रहा है इसका 30, जैसा हमने इसमें लिखा 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व पुरापाषाण काल था। अब 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय रखा गया, उसे हम मध्य पाषाण काल की श्रेणी में रखते हैं। अब मध्य पाषाण काल के पीरियड में क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या हमारे पूर्वजों ने, हमारे आदि मानवों ने किन किन तरीक़ों का प्रयोग किया, अपनी सुरक्षा, आत्मरक्षा और अपने कला का विकास कैसे किया, तो उसमें कहा जाता है कि इस एज में उन लोगों ने कुछ विशेष ऐसा कार्य नहीं किया है। केवल और केवल आप इतना समझ सकते हैं कि इस एज में एक
ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मतलब कि पूर्व पाषाण काल से जब हम शुरुआती दौर में थे, उससे हम जब धीरे धीरे इस नए पाषाण काल में आना शुरू हुए, या नियोलिथिक जिसे कहते हैं, उत्तर पाषाण काल जिसे कहते हैं, या नव पाषाण युग जिसे कहते हैं, जब हम इस एज में आना शुरू होते हैं, तो ये एक बदलाव की प्रक्रिया थी बस केवल, कि जैसे मैं घर से निकला और मुझे विश्वविद्यालय आना है, तो मैं घर से आ रहा हूँ, आते समय रास्ते में मैंने बहुत चीज़ें देखते हुए मैं आया, लेकिन मेरा उद्देश्य था यूनिवर्सिटी पहुँचना, विश्वविद्यालय पहुँचना। तो मैं अगर अपना वृत्तांत बताऊंगा तो उसमें मैं वृत्तांत में ये नहीं बताऊंगा कि मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे रिक्शा पकड़ना पड़ा, ऑटो पकड़ना पड़ा, किसी से लिफ्ट लेना पड़ा, या आने के बाद रास्ते में कहीं मैं एक जगह वेट किया किसी का, तो ये सब मुझे नहीं पता। हाँ, मैं आया, निकला अपने घर से और निकल के मैं सीधे विश्वविद्यालय पहुँचा और मुझे आने में इतना समय लगा, बस मैं इतना वृत्तांत कहूँगा। लेकिन मेरा उद्देश्य विश्वविद्यालय है, मैं वहाँ की कथा बताऊँगा आपको, ना कि अब बीच की। तो यही समय पीरियड कह सकते हैं कि नव पाषाण काल से हमारा जो शुरुआत होता है, इसमें शुरुआत उन लोगों ने पत्थरों से, हड्डियों से, अनगर जो हमारे थे, जो गढ़े हुए नहीं थे, बहुत धारदार नहीं थे, बहुत नुकीले नहीं थे कि हम किसी भी जानवर का उसको मार सकें, अपनी रक्षा कर सकें, शिकार कर सकें। तो वो पत्थर कह सकते हैं कि इस तरह के थे, जैसे हम, अगर आप बचपन में देखे होंगे तो गाँव में अक्सर लोग पत्थरों से शिकार करते हैं, कि किसी पत्थर से, छोटे टुकड़े से उठा के किसी पक्षी को मार देते थे या किसी जानवर को मार देते थे। दूर से कोई हिंसक आ रहा तो उठा के पत्थर उसके ऊपर फेंक देते थे। तो इनका यही एक केवल बचने का और शिकार करने का एक माध्यम था। लेकिन जब वो धीरे धीरे विकास क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो अब यही पत्थर को क्या करते हैं, वो रूप देना शुरू करते हैं, आकार देना शुरू करते हैं। तो इस एज को हम कह सकते हैं कि नियोलिथिक एज, या नव पाषाण काल, या उत्तर पाषाण काल के नाम से हम इसे जानते हैं। अब इसमें उसने क्या करना शुरू कर दिया था? इसमें उसने बस पत्थर जो थे उन्हें, जैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा पत्थर है, चलो मैं इसमें थोड़ा लिख भी देता हूँ, मध्य पाषाण काल, ताकि आपको समझ में आता रहे। मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड जो था आपका 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या करना शुरू किया इसने? इसमें मैंने बताया कि इसने केवल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पत्थर आपके जो बेडौल थे, बस वो वैसे ही चल रहे थे। शिकार के लिए जो हड्डियाँ या पत्थरों का प्रयोग कर रहे थे, उसमें कोई बहुत आमूल चूल कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ जिससे आप कह सकें कि हाँ, एकाएक कोई चीज़ बदल गई। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी चीज़ बदलने में समय लेती है। चीज़ें जो कह सकते हैं कि बहुत गूढ़ चीज़ें होती हैं, जो महान चीज़ें होती हैं, उसमें थोड़ा समय भी लगता है। तो हमारी ये प्राचीन जो काल की सभ्यताएं, या कह सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट था, जो कला की तरफ मनुष्य अग्रसर होना शुरू हो रहा था अपने जीवन को और सुखमय और सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उसमें पत्थरों का प्रयोग ही सबसे पहले उसने किया था। इसीलिए हम इस एज को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल मतलब, पाषाण मतलब पत्थरों का काल, जिस समय मनुष्य पत्थरों के साथ में ही रहता था। उसके पास घर नहीं थे, उसके पास कपड़े नहीं थे, उसके पास अनाज नहीं था, उसके पास पशु को पालने का तरीका नहीं था, उसके पास खेती करने का तरीका नहीं था। केवल पत्थरों के काल में जब वो रह रहा था, तो पत्थरों में ही वो वास करता था, रात्रि बिताता था, और फिर सुबह जब होती थी तो उन्हीं पत्थरों में ही वो अपने जीवन का सर्वाधिक समय व्यतीत करता था। बचने के लिए, छुपने के लिए और शिकार करने के लिए भी इन्हीं पत्थरों का वो प्रयोग करता था। तो मध्य पाषाण काल जिसे हम इस पीरियड में रखते हैं, लेकिन विकास की बात जहाँ तक रही है तो इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा विकास नहीं हुआ। नव पाषाण काल,
नवपाषाण काल कह सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड जो रहा है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, ये इसका टाइम पीरियड रहा है नवपाषाण युग का, या नियोलिथिक एज इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इस समय क्या हुआ, इस समय इसने डेवलपमेंट करके अपने आप को, अपने हथियारों को और विकसित कर लिया, जिसमें वो मान के चलिए कि अगर उसे हथियार, यही हथियार पत्थर था, उसको थोड़ा नुकीला कर लिया उसने। नुकीला यूँ किया, यूँ किया और यूँ किया। अब इसके पीछे उसने क्या किया, डंडा बांध दिया, तो एक भाले का रूप बन गया इसको, ठीक है। और इन पत्थरों को क्या किया, ये जो पत्थर बेडौल पड़े हैं ऐसे, इनको क्या किया, इसने आकार दे दिया। ये पत्थर जो थे इनके, अब यहाँ से ट्रांसफ़र होके वो इस पे फिसल जाता। अब क्या किया कि इस पत्थरों को उसने गढ़ के चक्के का रूप दे दिया, या कह सकते हैं कि पहिया बना दिया। और इसका प्रयोग फिर उसने क्या किया, इस एज में ये बहुत विकसित हो चुका था। क्या क्या इसने करना शुरू कर दिया था, इसने खेती करना शुरू कर दिया था, इसने एग्रीकल्चर की तरफ मूवमेंट कर दिया, और उसके साथ साथ, ये खेती के साथ साथ पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। तो इसके अंदर डेवलपमेंट क्या क्या हुआ, इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ कि ये खेती की तरफ जब मूवमेंट किया, तो जो इसकी ज़िंदगी थी खाना बदोश, जो कि ये बस आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, तो वो ख़त्म हो गई। स्थिरता आई इसके अंदर, एक जगह रुकना शुरू किया ये। क्यों? क्योंकि इसके पास जो लैंड, जो ज़मीन ये खेती कर रहा था, उस खेती को तो ये उठा के कहीं लेके जा नहीं सकता। तो इस वजह से ये क्या किया कि इसकी रुकना एक मजबूरी हो गया कि अब मुझे इस जगह पे रुकना है, बिकॉज़ जो खेती उसने शुरू की है वो फसल उसकी ख़राब हो जाएगी अगर वो उसकी देख रेख नहीं करेगा। साथ ही साथ वो जानवरों का भी पालन शुरू कर दिया। तो जानवरों का जो पालन करना शुरू किया तो उससे उसको बहुत सुरक्षा की दृष्टि से भी उसने पालना शुरू किया। इवन आपको बता दूं, पहले शेर भी पाला था, ऐसे हिंसक जानवरों को भी पालना शुरू किया था, लेकिन वो कारगर नहीं सिद्ध हुआ, तो फिर वो उन्हीं को मार के खाना शुरू कर देता था। तो उसको उन लोगों ने हटा दिया और उसकी जगह पे फिर इन लोगों ने छोटे छोटे जानवर जो उनके यूज़फुल में, उनके साथ में सहचर के रूप में काम आ रहे थे, कुत्ता पालना, बकरी पालना, गाय पालना, भैंस पालना, और भी जो जानवर थे, इवन हाथी वगैरह भी इन लोगों ने बस में कर लिया, इसको भी पालना शुरू कर दिया। तो हमारा जो कह सकते हैं कि नवपाषाण काल है, इस समय इसने अपने हथियारों को एक आकार देना शुरू कर दिया था और अपने जीवन शैली में बहुत बदलाव किया, जिसमें उसने बदलाव में गृहस्थ, या कह सकते हैं कि घर बनाना शुरू किया, एग्रीकल्चर खेती करना शुरू किया, बर्तनों का निर्माण करना शुरू किया, पशुओं का पालन करना शुरू किया। तो सबसे पहले बताया जाता है इसमें इन लोगों ने कुत्तों को पालना शुरू किया। कुत्तों के साथ में इनका जो जीवन वो सुचारू होना शुरू हुआ, और दूध देने वाले कुछ जानवर, कुछ उनकी खेती में जो जोतना, बैल, भैंसा, इन सब का भी इन लोगों ने पालन करना शुरू किया। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इनका नवपाषाण काल में आके काफ़ी मात्रा में हो जाता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल आपका टाइम है,
प्रागैतिहासिक काल, इस काल को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड भी आपको पता हो गया होगा कि 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व, और 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व, और 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ऐसा इस हमारे विद्वानों ने खोज के इस समय काल को निकाला है। अब बात आते हैं कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ था और किन लोगों ने किया था। जैसा कि बता सकते हैं कि उसमें मनुष्य जो हमारा विकास, हमने कहा कि लगभग हमारा 20,000 वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व हमारा जो डेवलपमेंट हुआ मनुष्य जाति का, उसमें मनुष्य ने ही ये कह सकते हैं कि सृष्टि की जो एक्सट्रीम रचना थी, सृष्टि की जो कह सकते हैं कि उसने छोटे छोटे पहले जीव जो रचना किया, उसमें आपको मैंने बताया कि कोष्ठक जीवों की रचना किया, जिसमें एक कोष्ठक जीव थे। उसके बाद फिर इन लोगों का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, जिसमें सिवार जो आप जल में देखते हैं, सिवार पड़े रहते हैं, इनका डेवलपमेंट हुआ। स्पंज, कुछ रेंगने वाले जीव जंतुओं का विकास हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं कि एज आता है, उसमें हमारे कुछ कशेरुकी जीवों का भी निर्माण होना शुरू हो गया। सरीसृप वर्ग जो आते हैं उनका निर्माण शुरू हो गया, रेंगने वाले जीव जंतु थे। उसके अलावा साथ साथ कुछ जो स्तनधारी जीव थे उनका भी निर्माण शुरू हो गया। और कह सकते हैं कि जो सृष्टिकर्ता है, सृष्टि का जो निर्माता है, उसकी सबसे सुंदर कृति मनुष्य के रूप में ही अंत हुई आके, यहीं पे वो रुका। और ये सबसे सुंदर कृति उसकी बनी मनुष्य के आदि मानव जो हमारे थे उनका निर्माण इसने किया। तो जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का जो निर्माण हुआ धीरे धीरे, उसमें मनुष्य जाति ने ही कला को समझा, भावनाओं को अपने दीवारों पे उकेरना शुरू किया। और उसमें क्या उकेरा, मैं अब उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ आप लोगों से। तो जिसमें हम कह सकते हैं कि जो पूर्व पाषाण काल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसके अवशेष हमारे भारत में कहाँ कहाँ मिले हैं, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ मिले हैं, उस पे हम अब आपको थोड़ी सी बात बताने जा रहे हैं। तो एक चीज़ हम आपको सबसे पहले वो बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो पूरा पाषाण काल या पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में हमारे जो आदिम युगीन मनुष्य थे, आदि मानव जो थे, उन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या था और वो क्या उनकी जीवन की जो रोज़मर्रा की जो जीवन शैली थी वो क्या करते थे। थोड़ा सा अगर हम उस पे उसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को कि वो क्या करते रहे होंगे अपनी कला के लिए भी वो। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको ये पता ही है या अब आप जानते भी होंगे, आदिम जो हमारे मनुष्य थे वो जंगलों गुफाओं में रहते रहते उनका काम केवल और इतना था कि सुबह से उठना और शिकार करना, मारना जानवरों को, उनसे बचना, बस इनका यही काम था। तो वो जब रात्रि में भी विश्राम करते रहे होंगे या सपने भी उन्हें आते रहे होंगे, तो उनको बस यही सब सपने में भी आते रहे होंगे कि शिकार करना, मारना और नृत्य करना, उत्सव मनाना, आनंद करना, बस इनका यही एक उद्देश्य था जीवन का, खाना और सोना और आनंद करना बस। और इसके अलावा उनके पास तीसरा काम नहीं था कि आज की स्थिति जैसे है कि हमें भाई ऑफिस जाना है, कंपनी में जाना है तो यहाँ नौकरी करना। इनके पास ऐसा कोई काम धाम नहीं था कि इन्हें नौकरी करना है कहीं जाके या किसी जगह जाके इन्हें सेवा देनी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं था इनका। बस इन्हें जहाँ दिखता था कि हिंसक जानवर है उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, ये करते थे ये। और जहाँ देखते थे कि यहाँ जानवर को हम मार सकते हैं तो वहाँ वो उपाय ढूंढते थे कि कैसे इनको हम मारें। बस इनका यही एक सूत्रीय कार्यक्रम था।
सॉरी। तो एक ये तो होता क्या था, तो वो जो चित्र भी बनाते थे, जो वो दीवारों पे निर्माण संरचना करते थे, सृजन करते थे, वो केवल और केवल उनका जो सृजन का विषय होता था वो शिकार होता था, केवल और केवल शिकार करना। पहला इनका विषय था कि शिकार कैसे किया जाए और किन चीज़ों का शिकार वो कर रहा है, उनकी आकृतियों का ये निर्माण करता था। तो मनुष्य की जो आकृति होती थी उसको ये अक्सर क्या करता था, डमरू जैसा बनाता था, डमरू की आकृतियां बनाता था। जैसे ये डमरू बन गया। अब डमरू बन के बस ये दो पैर खींच देता था और यहाँ पे सिर बना देता था और हाथ भी वो बना देता था, ऐसे ही जो भी करते हुए। तो ये आप अक्सर गांव में भी देखते होंगे, हमारे जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वहाँ देखते हैं शादियों वगैरह में कोहबर बनते हैं, तो कोहबर पे इस तरह की डमरू आकृतियाँ बनती हैं ढेर सारी, ठीक है। और बड़े ही सिंपल फॉर्म बनते हैं, उसमें बर्ड्स भी बनेंगी तो वो भी कैसी बनेंगी, जिमेट्रिकल फॉर्म में बनते हैं। एक चीज़ बता दूं, हमारे जो आदिम युगीन पूर्वज थे, आदि मानव जो थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आकृतियों का निर्माण किया है जिमेट्रिकल फॉर्म में किया है। जिमेट्रिकल फॉर्म मतलब ज्यामितीय आकार में। ज्यामितीय आकार आप समझते होंगे, जिसमें कोण बने हो सकते हैं, वो त्रिभुज भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी, वर्ग भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, और वो सर्कल भी हो सकता है। तो वो सर्कल का भी यूज करते थे, क्योंकि वो जब सुबह उठते थे तो उन्हें सूरज दिखता था, सूरज गोल लाल एकदम दिखता था, और वो गोल इतना विशाल सुंदर दृश्य देख के और एक उत्साह उनके अंदर, एक एनर्जी उनके अंदर डेवलप होती थी। तो उनको लगता था कि ये शायद कोई ताकत वाली चीज़ है, पावर देती है हमें। जब ये निकलती है, जब हमें दिखती है ये चीज़, तो पूरी सृष्टि में एक हलचल हो जाती है, मतलब चिड़ियाँ उड़ने लगती हैं और आवाज़ सुंदर सुंदर आने लगती हैं, सब कुछ दिखने लगता है। तो कोई शक्ति है ये, जो कि ये हमें आती है, हमारी सुरक्षा करने, हमारी रक्षा करने आती है। तो फिर उन लोगों ने उस आकृति को बना के उसकी पूजा भी करनी शुरू कर दी, तो गोल आकृतियों का निर्माण करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जैसे धरती पे वो बैठे हैं कहीं, तो देखा वहाँ से कोई नीचे से एक पौधा निकल आया, कोई फूल खिल गया, तो उनको लगता था कि नीचे भी कोई ताकत रहती है जो नीचे से हमें भेज रही है सारी एनर्जी। तो फिर उन्हें लगा कि ये जो धरती है ये भी है कोई शक्तिशाली चीज़, तो इसकी भी पूजा वो करना शुरू कर दिया। तो पहले सूरज की पूजा करना शुरू किया, फिर धरती की पूजा करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो जो भी उसे सहयोग करने लगे उन सबको श्रद्धा भाव से देखने लगा। आंधी चलती थी, तूफान आते थे, तो उसको लगता था कि ये भी कोई शक्ति आ रही है, बहुत बड़े रूप में आती थी, पेड़ उखाड़ देती थी, तो ये कर देती थी, पूरा तहस नहस करके हवा चली जाती थी। तो उनको लगता था कि ये भी कोई एक शक्ति है। तो वायु को भी उन लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे और डेवलप हुआ, तो हमारे जो उनकी जानकारी हुई कि पंच तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो वो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सबको वो पूजना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे उनको और जानकारी जब हुई, तो वो इन 5 एलिमेंट्स को समझें कि वो हमारे शरीर में ही है सब कुछ। तो चलिए वो अलग बातें हैं, बट मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो आकृतियाँ पहले बनती थीं, जो चित्र हमारे आदिम मनुष्य बनाते थे, वो ज़्यादातर डमरू जैसी आकृतियों का निर्माण करते थे, ठीक है। डमरू जैसी आकृतियों का निर्माण करना एक तरह से बहुत सरल और बड़ा ही रोचक लगता है, क्योंकि इसमें कोई आज की जो हम शिक्षा प्रणाली अपनाए हैं कला के लिए, उसमें हम
फुल एनाटॉमी देखते हैं, बॉडी का प्रपोर्शन देखते हैं, बॉडी का बैलेंस देखते हैं कि वो बैलेंस कर रही है, उसकी हड्डियाँ जितनी होनी चाहिए। जैसे हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं बताते हैं तो उसमें उनको नाप पूरी बताई जाती है। जो स्केचिंग सीखना चाहते हैं, स्केच में बारीकियां जानना चाहते हैं, तो हम लोग उनको एक एक हड्डियों के बारे में और एक एक मसल्स के बारे में और बॉडी का क्या प्रपोर्शन होता है उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, उनको बताते हैं। तो लेकिन यहाँ इन आकृतियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हमारी प्रागैतिहासिक काल की आकृतियाँ हैं उसमें बस डमरू जैसी आकृतियाँ होंगी या लहरदार आकृतियाँ कहीं होंगी, जिसमें वो एकदम सहज भाव से बनाते हैं। मतलब उनको कोई, जैसे बच्चा होता है, जो बच्चा पेंटिंग करता है उसे आप कभी देखिए तो वो कुछ नहीं सोचता ज़्यादा कि पहले हमें बहुत सा सोचेंगे बैठ के, फिर हम यहाँ पेड़ बनाएंगे, फिर वहाँ, वो कुछ नहीं। वो उसे ब्रश दे दीजिए बस सीधे, या कोई भी चीज़ दे दीजिए, एक सादा कागज़ दे दीजिए, वो शुरू हो जाएगा। और वो क्या बना रहा है उसको भी नहीं, बस वो एंजॉय कर रहा है, बनाता जाएगा। और बनाने के बाद जब आप उससे बात करेंगे बच्चे से तो वो बच्चा बताएगा हाँ मैंने यहाँ पे ये चीज़ बनाई है, मैं यहाँ पे ये मेरा बादल उड़ रहा है, ये मेरा हवाई जहाज़ उड़ रहा है, ये मेरा घोड़ा भी उड़ रहा है। ये बच्चों की इमेजिनेशन जो होती है वो थोड़ी सी बियॉन्ड में जाके वो सोच सकते हैं, सोचते भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। बट हम धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती है हमारी, हम बड़े होते हैं, उसमें हमारा जो डेवलपमेंट सोचने का होता है वो थोड़ा सा थम जाता है, क्योंकि हम और भी बहुत सारे प्रेशर्स अपने ब्रेन को दे देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑलवेज, हमेशा बच्चे जैसे बन के रहना चाहिए। तो हमारे जो आदिम युगीन पूर्वज थे वो बच्चों की तरह ही रहते थे, बच्चे बन के ही रहते थे, और उनके अंदर कोई चीट करने की जैसी भावना या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दंड फंद नहीं था। उन्हें बस सहज जो दिखता था उससे वही वो अपना रिस्पॉन्ड करते थे। अगर कोई हमें हिंसा या हमें मारने आ रहा है तो उससे बचने के लिए छुप जाते थे, और खाना जब भूख लगती थी तो फल फूल खा के या किसी भी जानवर का शिकार करके वो अपने क्षुधा को शांत कर लेते थे। तो वो क्या करते थे, बहुत सरल रेखाओं का प्रयोग करते थे, तो जिसमें वो ज्यामितीय आकार की रेखाओं का प्रयोग करते थे, जिसमें वो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तो उन लोगों ने बहुत सारी आकृतियों का निर्माण किया, त्रिभुज भी बनाया, सर्कल भी बनाया, इसको भी बनाया इन लोगों ने, ऐसी आकृतियों का भी निर्माण किया, मान लीजिए ऐसे करके, ठीक है। और इन लोगों ने स्वास्तिक का भी कहते हैं कहीं कहीं ये भी बनाना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से चीज़ों का विकास हमारी रेखाओं के द्वारा प्रागैतिहासिक काल से शुरू हो जाती है, जिसमें रेखाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में। तो अब बताते हैं कि मैंने बताया कि इनका मूल जो विषय हुआ करता था वो केवल और केवल शिकार का विषय हुआ करता था, जिसमें वो शिकार कर रहे हैं डमरू जैसी आकृतियां या बना के, धनुष भी होता था उसमें कहीं कहीं, कहीं कहीं वो इन आकृतियों का निर्माण करता था, जानवरों का भी निर्माण करता था, जिसमें वो मान लीजिए एक जगह सुअर का भी निर्माण किया है वो, उनकी चिड़िया भी,
इस तरीके से वो आकृतियों का निर्माण करते थे और उनका विषय जो था केवल और केवल शिकार था शुरुआत में। शिकार जो करते थे वो बताया मैंने कि पत्थरों के औजार बना के, हड्डियों से, इन सब चीज़ से वो शिकार करते थे। लकड़ियों से, पत्थरों से, हड्डियों से, इन सब का प्रयोग करके वो शिकार करते थे। अब शिकार तो किया उन लोगों ने, शिकार का दृश्य भी बनाया। बनाते किस चीज़ से थे? उस समय क्या उनके पास में कैनवास था, कलर था, ब्रश था, पेंसिल थी, रबड़ था, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास में। उनके पास में सिर्फ और सिर्फ जिस जगह रहते थे उस जगह की दीवार थी, उसकी छत थी और उसमें पड़े कुछ पत्थर जो टुकड़े रहते थे वो रहते थे। और क्या रहता था? और उनके पास में रहता था जो शिकार करके जानवर लाते थे उसकी हड्डियां वहाँ पड़ी रहती थी। और क्या पड़ा रहता था? उसकी चर्बी भी वहाँ पड़ी रहती थी। तो उसने क्या किया? उसकी चर्बी का प्रयोग करना शुरू किया, उसकी पूंछ का भी प्रयोग करना शुरू किया कि इसकी पूंछ को अगर हम बनाएं। लेकिन पहले बुद्धि उसके पास नहीं थी, तो उसने क्या किया? चर्बी को जो चूना होता है उसमें कहीं मिला के प्रयोग करना शुरू किया। चर्बी को गेरू रंग, जो गेरू हमारा जो मिट्टी होता है वो भी उन्हें मिल जाता था, उसमें मिला के शुरू कर दिया। ब्लड भी मिले रहते थे उसमें, चर्बी में कहीं, और गेरू भी मिले रहते थे, चूना भी रहता था। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके वो दीवारों पे बनाना शुरू किया। हाँ, ब्रश के रूप में वो सबसे पहले तो लकड़ी को ही एक तरफ, जैसा आज भी कहीं कहीं गाँव में लोग प्रयोग करते हैं कि बाँस को ले लेते हैं, जो बाँस की पतली डंडियाँ होती हैं उसको एक तरफ कूच देते हैं कायदे से, उसकी कुटाई करके, फिर वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, फिर उससे वो ब्रश का भी प्रयोग करते हैं। मैंने भी बचपन में एक आध बार किया है। तो ये एक तरीका था उनके पास में। और अब बर्तन तो थे नहीं कि जहाँ वो इकट्ठा रंग बनाएं या कुछ करें, तो उसके लिए वो जानवरों की जो पुट्ठे होते हैं, जो बैक साइड का एरिया होता है, वहाँ की हड्डियाँ जो होती थी उसको वो पॉट के रूप में प्रयोग करते थे। उसमें वो रख के और बढ़िया से उसमें रंगों का मिश्रण अपना जो तैयार करते थे, रखते थे, चाहे वो चर्बी हो, चाहे वो गेरू हो, चाहे वो चूना हो, ये इन सब चीज़ों को लेके वो दीवारों पे बनाते थे। तो आपसे जो क्वेश्चंस आएंगे, जो पूछे जाएंगे टीजीटी में स्पेशली, वो यही विषय ज़्यादा उठाते हैं कि विषय क्या थे उसके, जो मतलब हमारे आदि मानव बनाते थे दीवारों पे, तो विषय उनके हंटिंग या शिकार के थे। बस इतना आप समझिएगा। और प्रयोग क्या क्या करते थे जिससे वो चित्र बनाते थे, तो उसमें आप बताएंगे वो गेरू रंग का प्रयोग करते थे, वो चूने का भी प्रयोग करते थे, खड़िया का और चर्बी का, इन सब चीज़ों का वो प्रयोग करके चित्रों का निर्माण करते थे। अब इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा मैं और बता देना चाहता हूँ इसके बारे में कि प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र या जो अवशेष, जो उस समय के पत्थर सबसे पहले कहाँ कहाँ पाए गए, किस जगह पाए गए, किस एरिया में पाए गए हैं, उस पे मैं थोड़ा सा आज आपको इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ। कल मैं उन पे भी चर्चा करूँगा आपसे, नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा। तो उसमें अगर बात करते हैं तो दक्षिण का जो एरिया है, साउथ का, वहाँ पे सबसे पहले हमारे एक विद्वान थे, ब्रूसफुट नाम के विद्वान थे। उन्होंने मद्रास के निकट जो पल्लावरम जगह है वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अवशेष प्राप्त किया है पत्थरों का। हमारे पाषाण काल के जो पत्थर थे, पूरा पाषाण काल के पत्थर थे, उन सब से जो हथियार वगैरह बनते थे, तो उन अवशेषों को सबसे पहले हमारे, मैंने बताया, ब्रूसफुट नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने मद्रास के निकट एक जगह है, पल्लावरम जगह है, वहाँ पे इनको ये अवशेष प्राप्त हुए थे। तो कह सकते हैं कि जो हमारा मद्रास का एरिया है और मद्रास के पास में आसपास से सटे हुए जो जगह हैं, वहाँ पे हमारे प्राचीन काल के जो हमारे अवशेष थे
वो मिलने शुरू हुए। जैसे कहते हैं कहीं उड़ीसा में भी कुछ स्थान हैं, मैसूर में भी कुछ स्थान हैं। तो इन जगहों पे सबसे पहले शुरुआती दौर में हमें प्रागैतिहासिक काल के जो हमारे अवशेष थे, जो हमारे वहाँ पे पत्थरों से बने हुए औजार थे, उनको इन विद्वानों ने खोजा, उनको देखा और प्रकाशित करवाया, लोगों तक उसके बारे में ज्ञान को पहुँचाया। चित्र जो हमारे मिलते हैं, चित्रों की जब बात आती है तो चित्र हमारा सबसे जो कहा जाता है कि शुरुआती दौर में पूरे विश्व में कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो हम जाते हैं यूरोप की तरफ जाते हैं। वहाँ पे हमें सबसे पहले बताया जाता है कि प्राचीन काल के जो हमें चित्र मिले हैं, जिसमें हम अल्तामिरा की गुफा है जो स्पेन में है, वहाँ पे बताई जाती है कि सबसे पहले एक बच्ची अपने पिताजी के साथ में जंगल में गई थी और जंगल में एकाएक जो उनके साथ कुत्ता गया था वो एक गुफा की तरफ भाग गया। जब वो गुफा की तरफ भागा तो वो उसके पिताजी भी उसको ढूंढने के लिए उसी तरफ गए और बच्ची भी, जाहिर सी बात, छोटी सी 5 साल की बच्ची, वो भी गई थी साथ में। तो वो भी चली गई अपने पिताजी के साथ में उस गुफा की तरफ। जब वो सब गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो गुफा की हाइट जो थी वो 6 फीट, मान के चलिए कि 6 फीट का आदमी ही होता है, तो उसको बहुत नज़दीक से कोई चीज़ दिखाई जाए तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए उसके पिता की हाइट होने की वजह से वो नहीं देख पाया। लेकिन वो जो छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम मारिया सांतुओला था। वो छोटी बच्ची जब अपने पिताजी के साथ उस गुफा में प्रवेश किया उसने, तो उसकी हाइट कम होने की वजह से वो दीवारों को देख पा रही थी चारों तरफ घूम के। तो उसको एक ऐसा चीज़ दिखाई दिया एकाएक कि वो डर गई और उसने अपने पिताजी से बोला, क्योंकि रोशनी उस गुफा में एक तरफ से आ रही थी, तो उसने अपने पिताजी से बोला कि, अब उसने स्पेनिश में अपने लैंग्वेज में बोला तो वो शायद आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए बस उसका मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसने बोला कि बाबूजी भागो, पीछे सांड आ रहा है। तो उसके पिताजी ने बोला किधर? तो बोला पीछे आपके। तो जब वो पीछे मुड़ा और वो जब देखा तो उसको एक सांड की आकृति बनी हुई दिखाई दी, भैंसे की आकृति बनी हुई दिखाई दी। तो वो देख के आश्चर्य से भर गया और उसने बोला कि ये तो बड़ी सुंदर चित्र है भाई, बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई है ये तो उसने फिर लोगों को बाहर आया, बताया कि इस गुफा में चित्रों का निर्माण हुआ है और बहुत प्राचीन काल के चित्र सब पाए गए हैं। तो सारे विद्वानों ने फिर उसको देखा, उसको खोजा, उसके बारे में बातें हुई, चर्चाएं हुई, प्रकाशित हुई उसके सारे जितने चित्र वहाँ पे बने हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि अल्तामिरा की गुफा जो स्पेन में है, वहाँ पे सबसे पहले 5 साल की जो बच्ची थी मारिया सांतोला, उसने उन चित्रों की खोज की या उन चित्रों को देखा सबसे पहले। हम बात करते हैं फिर अपने भारत में। तो भारत में पहले तो हम बात किए अल्तामिरा की गुफा की बात, जो यूरोप की थी गुफा। उसके बाद हमारे इंडिया की बात आती है कि बताया जाता है कि 1779 में खोज वहाँ पे हुई मारिया सांतोला के द्वारा, और उसके बाद हमारे इंडिया में भी 1780 में खोजी गई सारी गुफाएं, जिसे काकबर्न जैसा आप लोग जानते होंगे। और इन के साथ में जैसे जॉन कॉकबर्न, आप ये एक नाम ज़रूर याद रखिएगा। इन्होंने ही हमारे भारत में 1780 के आसपास में मिर्ज़ापुर के आसपास में जो चित्र थे उनकी खोज इन लोगों ने की। कार्लाइल, जॉन कॉकबर्न, इन सब लोगों ने मिलकर इनकी खोज की। और यहाँ पे जो चित्र प्राप्त हुए हैं
वो ज़्यादातर जो चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक काल के हैं, मिर्ज़ापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हैं, बिहार के आसपास के क्षेत्र हैं। तो ऐसे हमारी जो यहाँ की कुछ गुफाएं हैं उनमें बहुत जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके स्थान जो है मिर्ज़ापुर के और एमपी के जो स्थान हैं इन सब जगहों पे हमारी प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का प्रादुर्भाव हुआ है और इन्हें खोजा गया है, पाया गया है। तो सोरहो घाट हुआ, भलढरिया हुआ, पंचमढ़ी हुई, आपका भीमबेटका हुआ। इन सब जगहों पे आप कभी अगर समय मिले तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि ये हमारे आदिम युगीन जो हमारे पूर्वज थे इन लोगों ने यहाँ पे चित्रों का निर्माण किया हुआ है। तो इसमें ज़्यादातर जो चित्र हैं शिकार के ही चित्र यहाँ भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहीं सूअर का आखेट कर रहे हैं, तो कहीं ये हाथी का आखेट कर रहे हैं, तो कहीं ये अन्य जीव जंतु जो होते थे हिरन का, गाय का, भैंसे का, ऐसे अन्य जानवरों का शिकार हर जगह करते हुए चित्र इन सब जगहों पे आपको प्राप्त हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ या खोजी गई जो हमारे चित्रों की श्रृंखलाएं वो स्पेन में खोजी गई 1779 ईस्वी में, और इसको खोजने वाली जो बच्ची थी उसका नाम था मारिया सांदुओला, जो 5 साल की थी। वो अपने पिता के साथ में उस जंगल में गई थी और उसके पिता ने उस जंगल में अपने कुत्ते को ढूंढते ढूंढते उस गुफा में जब गए तो वहाँ पे उन्होंने अपनी बच्ची के द्वारा पहली बार देखा कि यहाँ चित्र बने हुए हैं। और दूसरा हमारा भारत में जहाँ पे बताया मैंने कि काकबर्न, इनको ज़रूर याद रखिएगा, 1780 में मिर्ज़ापुर के आसपास की पहाड़ियों में खोजे गए चित्र। तो पूरे विश्व में हम कह सकते हैं कि 2 जगह, हाँ, जो स्पेन और हमारा मिर्ज़ापुर का एरिया है, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का आविष्कार या खोजा गया, इनको देखा गया। और भारत में मैंने आपको इसके पहले बताया कि मद्रास जो जगह है और एक बेल्लारी जगह है, वहाँ पे सबसे जिसको उन लोगों ने अपना केंद्र बनाया। हमारे जितने प्रागैतिहासिक काल के आदिम जो मनुष्य थे, हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने सबसे पहले मद्रास के निकट जो एरिया था वहाँ पे उसको बेल्लारी था, इस जगह को उन लोगों ने अपना केंद्र बनाया और यहीं से उन लोगों ने अपनी कला का विकास क्रम शुरू किया था। तो यहाँ पे चित्र नहीं पाए गए, मैंने आपको ये भी बताया। यहाँ पे प्राप्त क्या हुए हैं, यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं, और वो किस चीज़ के, पत्थरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें वो हथियार क्या क्या प्रयोग करते थे और किन किन चीज़ों से वो अपने जीवन को और सुचारू और सरल बना सकें, उन सारी चीज़ों को जिन पत्थरों के द्वारा जो उन लोगों ने प्रयोग किया है उनको, उनका अवशेष हम मद्रास के जो बेल्लारी जगह है यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसको इन लोगों ने केंद्र बनाया है। बेल्लारी के अलावा मैंने बताया था उस जगह का नाम जो था पल्लावरम जगह, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। पल्लावरम में सबसे पहले ब्रुसफुट नाम के विद्वान ने खोज निकाला था। ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब मैं कल आपसे या नेक्स्ट सेशन में आपसे मैं बातें करूँगा जिसमें हमारे जो मिर्ज़ापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, जो मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हैं, जो बिहार के आसपास के क्षेत्र हैं, जो चित्रकूट के आसपास के क्षेत्र हैं, इन सब चीज़ों में, इन जगहों पे क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, मैं उन पे नेक्स्ट सेशन में आपसे चर्चा करूँगा। थैंक यू सो मच।